Students, now we are going to study the very first method of calculating national income, that is value added method. वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है बच्चों? जब प्रोडक्शन एक्टिविटी चलती है तो रॉ मटेरियल के अंदर अलग अलग फर्म से हम लोग चीजें परचेज करके लेके आते हैं और रॉ मटेरियल में उसे ऐड ऑन करते जाते हैं, ठीक है। जब हम अलग अलग फर्म से खरीद रहे हैं तो वो हमारे लिए तो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, इसीलिए हम उसको ऐड ऑन करते जा रहे हैं। उन सबका टोटल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? वैल्यू एडेड मेथड से, ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन की इसकी बात करूं तो वैल्यू एडेड मेथड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल by a firm by the virtue of its production activities. Means पूरे प्रोडक्शन एक्टिविटी में बार बार जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती जाएगी रॉ मटेरियल के अंदर, तो उसमें उसको हम क्या बोलेंगे? वैल्यू एडेड। नाम से पता चल रहा है बच्चों कि हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक जाने के अंदर हर एक स्टेज पे जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती जाती है वो अपन कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू, ठीक है। पहले अपन इसका डिस्कस कर लेते हैं प्रिकॉशंस, फिर अपन इसमें आगे डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट एंड वी विल डू न्यूमेरिकल्स एज वेल। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रिकॉशंस कि प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी कि इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं। क्या इंक्लूड होते हैं? फाइनल गुड्स। अच्छा, इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं इंक्लूड होते हैं? क्योंकि हम उसको ऑलरेडी फाइनल गुड्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मैं इंटरमीडिएट गुड अलग से ऐड ऑन करूंगी, फाइनल गुड्स को अलग से करूंगी तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसीलिए हम फाइनल गुड्स की वैल्यूज में ऐड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं करते हैं। नेक्स्ट, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड इज नॉट इंक्लूडेड। अगर मैं कोई भी सेकंड हैंड गुड्स परचेज कर रही हूँ या बेच रही हूँ तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस ईयर में वो एकदम फ्रेश गुड्स थे उस ईयर में वो इंक्लूड हो चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। देखिए बच्चों, में बात की गई है सर्विसेज की। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। अगर जैसे आपकी मदर है, आपके लिए खाना बना रही है, ठीक है, आपकी तबीयत खराब हुई, सिस्टर ने आपका ध्यान रखा, क्या इन चीजों को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं? नो, क्योंकि इनकी कोई भी इम्प्यूटेड वैल्यू नहीं है, इनकी कोई भी एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं है। अगर आपकी मदर आपका ध्यान रख रही है तो इट इज बिकॉज ऑफ लव, केयर एंड अफेक्शन। आप उसे पैसों में थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हो। वही चीज इसलिए प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शेल बी इंक्लूडेड। जिस घर में हम रह रहे हैं, ऐसा नहीं है सब, कई लोग ओनर भी होते हैं, बहुत सारे लोग ओनर्स होते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि वो रेंट दे रहे हैं, बट दे आर लिविंग, दे आर एंजॉइंग, बट उनकी वैल्यू, उनकी इम्प्यूटेड वैल्यू इंक्लूड की जाती है कि अगर ये घर रेंटल होता या वो रेंटल रह रहे होते तो वो कितना रेंट देते। इस तरह से हम इनकी वैल्यू एस्टिमेट करके नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड। चेंज इन स्टॉक यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। जब कभी चेंज इन स्टॉक आएगा तो उसकी वैल्यू हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो ये सारे प्रिकॉशंस थे जो हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट, नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू द न्यूमेरिकल ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म ए एंड फर्म बी। आपको फर्म ए और फर्म बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसमें बच्चों आप देखेंगे कि अपन को 5 अलग अलग कंडीशंस दे रखी है। फर्स्ट, डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए 4000, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए 1000, परचेज बाय फर्म ए 200, बाय फर्म बी 2940 and purchase by firm B 1300। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक रूल्स देख लेते हैं वैल्यू एडेड मेथड के। क्या क्या रूल्स हैं? देखो बच्चों, वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड, आगे से मैं इसको VA करके लिखूंगी तो आप ध्यान रखिएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे निकालते हैं? ध्यान दीजिए इधर। अगर मेरा सारा स्टॉक सोल्ड हो जाता है, मेरी सारा स्टॉक क्या हो जाता है? सोल्ड हो जाता है। स्टॉक
सोल्ड। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरा क्या हो जाएगा? सेल्स। क्लियर? अगर मेरा कुछ स्टॉक अनसोल्ड है तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ध्यान से समझिएगा बच्चों इस चीज को। वैल्यू एडेड बोल लो या ग्रॉस वैल्यू एडेड बोल लो, अगर मैं इसे जीवीए भी बोलना चाहूंगी, जीवीए एट एमपी, तो वो भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आता है? अगर आपको सारा स्टॉक आपका सोल्ड है तो जो सेल्स होगी वही आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगी। इन केस कुछ स्टॉक आपका अनसोल्ड रह जाता है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये अपने चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है? ये अपनी बात हुई बच्चों वैल्यू ऑफ आउटपुट की। नाउ कम टू इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बेसिकली जितना भी मेरा रॉ मटेरियल होता है ना, वो मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। ठीक है? लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा, imports are not included in IC। imports include नहीं होते हैं। अगर क्वेश्चन में देखिए बच्चों, इसके 3 अलग अलग कंडीशंस होती हैं। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है ओनली IC, तो डेफिनेटली आप उसे इंक्लूड कर लोगे। अगर IC आपको जैसे दे रखा है सपोज 1000 रुपीज, ठीक है, और आपको अलग से इंपोर्ट्स भी दे रखा है, कितना? 200 रुपीज, तो आपका IC कितना होगा? 1000। आप इस 200 को इंक्लूड नहीं करेंगे। बट अगर आपको दे रखा है डोमेस्टिक फर्म, मीन्स आपको दे रखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म, आपको दे रखा है फॉर एग्जांपल 500, ठीक है, और आपको अलग से इंपोर्ट्स भी दे रखे 200। तो अब आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगा? 500 प्लस 200 दैट इज 700। क्लियर? मींस अगर क्वेश्चन में क्लियरली स्टेटेड है कि ये जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया ये डोमेस्टिक फर्म से परचेज किया है, तो आप उसमें इंपोर्ट्स ऐड करेंगे। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी क्लियरली स्टेटेड नहीं है, सिंपल ये लिखा हुआ है इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंपोर्ट्स अलग से, तो आप उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जो आपको आईसी दिया हुआ है वही आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है? बट जो सेम थिंग इसके साथ भी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट के साथ भी, अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स दे रखा है, देख लीजिए मैं इसको भी आपको समझा देती हूँ। अगर आपको दे रखा है डोमेस्टिक सेल्स कितना? 500, और आपको दे रखा है इसके अंदर एक्सपोर्ट्स कितना? 200, तो आपको कितना हो जाएगा? 700। कहने का मतलब है अगर अलग से आपको डोमेस्टिक सेल्स दे रखा है और एक्सपोर्ट दे रखा है तो आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में एक्सपोर्ट ऐड करेंगे, अदरवाइज आप इसमें भी एक्सपोर्ट ऐड नहीं करेंगे। क्लियर? मैं वापस रिपीट कर रही हूँ बच्चों, ध्यान देना, बिकॉज बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स में गलती करते हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ किसकी? वैल्यू ऑफ आउटपुट की। ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू 1000 और एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू 300, तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा? ओनली 1000। आप उसमें एक्सपोर्ट को ऐड नहीं करेंगे। बट अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है डोमेस्टिक सेल्स 500 और एक्सपोर्ट अलग से दे रखा है 200, और तो फिर आप उसमें दोनों को ऐड करेंगे। मींस अब आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो जाएगा? 700। दोनों में बच्चों जहां पे डोमेस्टिक वर्ड यूज हो गया ना, वहां अपन इसको इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। प्लीज ये सिली मिस्टेक्स आप न्यूमेरिकल्स करते वक्त मत करिएगा। ठीक है? अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट को जो कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला और होता है, मैं इधर लिख देती हूँ, देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये भी वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। क्लियर? अब जो भी एक्स्ट्रा चीजें मैं रब कर देती हूँ स्टूडेंट्स, और जो अपनी इंपॉर्टेंट थिंग्स है वही अपन इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है? चेंज इन स्टॉक,
क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर? तो ये मेरा जीवी एट एमपी कैलकुलेट करने के छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब बच्चों मेरे को क्या कैलकुलेट करना होता है, नेशनल इनकम। तो जीवीए से मैं नेशनल इनकम पे कैसे पहुंचूंगी, ध्यान दीजिएगा इधर। जीवीए एट एमपी किस किस का, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगी तो सिग्मा जीवीए एट एमपी किसके इक्वल होता है, जीडीपी एट एमपी का। समझ आया? सिग्मा जीवीए एट एमपी किसके इक्वल होगा, जीडीपी एट एमपी का। नाउ मेरे पास क्या आ गया, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी से मैं कहाँ जाऊंगी, एनडीपी एट एफसी पे। एनडीपी मतलब डोमेस्टिक पे। तो उसके लिए ग्रॉस से नेट, गोल्डन रूल क्या था बच्चों, याद करिए। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। अब आप जा रहे हो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट प्राइस मतलब इसमें एनआईटी इंक्लूडेड है। अब आप जा रहे हो फैक्टर कॉस्ट पे, तो आप क्या करोगे, माइनस एनआईटी। ठीक है? अब मेरे को जाना किस पे है, लेकिन एनएनपी एट एफसी पे, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी। नेशनल इनकम मेरा यही तो होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेट से नेट है, डी से एन मतलब डोमेस्टिक से आप किस में जा रहे हो, एन। एन मतलब नेशनल पे, तो इसमें क्या करोगे, प्लस एनएफ आईए और एफसी एफसी है। तो इस तरह से मैं इसके थ्रू कहाँ पे पहुंच सकती हूँ, एनएनपी एट एफसी पे पहुंच सकती हूँ। बच्चों इस तरीके से हमें इसमें गोल्डन रूल्स लगाने होते हैं। ठीक है? इन द एंड ऑफ द चैप्टर बच्चों एक छोटी सी क्लिप मैं और आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। वहां मैं आपको वेरियस चेंजेस बताऊंगी किस तरह से अपन गोल्डन रूल्स को यूज करके अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं, सो दैट कि आप इस तरह की चीजें खुद बना सकें। नाउ स्टूडेंट्स कम टू न्यूमेरिकल, जिसमें अपन कैलकुलेट करेंगे वैल्यू एडेड। बच्चों वैल्यू एडेड अपने पास दो फर्म का इसमें कैलकुलेट करेंगे, फर्म ए और फर्म बी का। ठीक है? सबसे पहले बच्चों अपन कैलकुलेट करेंगे फर्म ए का। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए आप प्लीज ऊपर जरूर डिनोट करें कि आप किसका कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है? वैल्यू एडेड। ठीक है? और अपन इसको बच्चों जीवीए एट एमपी भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज मत हुएगा। मैं यहाँ पे बार बार वैल्यू एडेड बोल रही हूँ, आप इसे ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। ठीक है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सबसे पहले अपन वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे, 4000 प्लस ये 1000 बच्चों अपन इसमें ऐड करेंगे। रीजन, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, डोमेस्टिक सेल्स। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जब भी अपन डोमेस्टिक सेल्स लेंगे और हमको अगर अलग से एक्सपोर्ट दे रखे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, एड ऑन। ठीक है? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरा कितना हो गया, 5000 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मुझे कितना दे रखा है, 200। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू 5000 माइनस 200, तो मेरा कितना आ गया, 4800। 4800 मेरा क्या आ गया, वैल्यू एडेड। क्लियर? अब हम निकालेंगे फर्म बी का। फर्म बी, अगर फर्म बी की मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करूं तो देखिए फर्म बी में सेल्स बाय फर्म बी कितना है, 2940। ठीक है? और इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दे रखा है, परचेज बाय फर्म बी दैट इज 1300। तो मेरा इसको बच्चों आप चाहो तो कुछ बुक्स में इस तरह से भी कैलकुलेट किया हुआ होता है। तो वैल्यू एडेड मेरा कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, 0 देन 4, 9 में 3 गया 6 एंड 2 में से 1 गया 1, 1640। तो ये मेरा किसका हो गया, फर्म बी का। कुछ क्वेश्चंस में जैसे मैंने पहले हॉरिजॉन्टल मेथड से किया था वैसे सॉल्व होता है और कुछ में इस तरह से वर्टिकल मेथड भी होता है। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप उस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को शो करें। बस एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हर कैलकुलेशन बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है? नाउ स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मींस क्या कैलकुलेट करने को बोला है, एनवीए एट मार्केट प्राइस। ठीक है? इसके लिए हमें क्या क्या गिवन है, सेल्स,
क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म्स यूज करे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड रेंट। ठीक है, हमें निकालना है एनवीए एमपी। सबसे पहले अपन निकालेंगे जीवीए, जीवीए से ही हम एनवीए पे जाएंगे। बच्चों प्लीज स्टेप बाय स्टेप हर चीज को फॉलो करें, डायरेक्ट जंप करने की कोशिश ना करें, ये जंपिंग आपको ही प्रॉब्लम करेगी। जीवीए एट एमपी, वही वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा हमारा, क्योंकि इसमें अपन को ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे रखे हैं, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सेल्स कितना है 90, चेंज इन स्टॉक कितना है मेरा, देखिए इधर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो चेंजिंग स्टॉक मेरा कितना हुआ 10। ठीक है, तो मीन्स 25 माइनस 15, तो ये मेरा हो गया 10। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट स्टूडेंट्स मेरा क्या आया 100 आया, मीन्स 90 प्लस 10। ठीक है, अब आता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन अलग से दे रखा है और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अलग से दे रखा है। अगर ये चीज अलग से दी हुई है तो हम इसको आईसी में इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज आईसी में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो मेरा आईसी कितना हुआ, आईसी आप देखेंगे 40 गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं जीवीए एट एमपी की बात करूं तो जीवीए एट एमपी इज इक्वल्स टू 100 माइनस 40 दैट इज 60। ठीक है, 60 मेरा क्या आ गया जीवीए एट एमपी। अब देखेंगे इधर जीवीए एट एमपी से मुझे जाना है एनवीए एट एमपी पे, ग्रॉस से नेट, तो मैं क्या करूंगी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, फॉर एनवीए एट एमपी इज इक्वल्स टू 60 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है क्वेश्चन में 20, तो ये मेरा 40 क्या आ गया एनवीए एट एमपी, और ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज नीचे कमेंट जरूर करें, वहां आप अपनी कोई सी प्रॉब्लम्स कोई से भी इश्यूज पूछ सकते हैं। कट। Now students come to the numerical number 3, calculate GVA at FC। देखो बच्चों इसमें अपन ने क्वेश्चन में क्या क्या लिया है, सेल्स लिया है, ओपनिंग स्टॉक लिया है, क्लोजिंग स्टॉक लिया है, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, परचेज ऑफ मशीनरी एंड सब्सिडी। ठीक है, अगेन GVA at FC का फॉर्मूला वही अपन लेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसमें अपन क्या निकालते हैं बच्चों जीवीए एट एमपी। ठीक है, एफसी अपन कैलकुलेट करना है, तो पहले अपन लिखेंगे जीवीए एट एमपी, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितना है 500, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक देखिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ये कितना हो जाएगा -10 प्लस -10, तो ये अपोजिट है, तो ये हो जाएगा 490। ये मेरा हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट सॉरी। बच्चों इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या आएगा, ओनली 300, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, परचेज ऑफ मशीनरी मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंक्लूड नहीं करूंगी। बच्चों क्वेश्चंस में कुछ आइटम्स ऐसे दिए होते हैं जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं, जरूरी नहीं है नेशनल इनकम के क्वेश्चन में हर आइटम इंक्लूड हो। ठीक है, कुछ आइटम आपको कंफ्यूज करने के लिए, माइंड घुमाने के लिए देते हैं, तो आपको उन्हें क्या करना है, अवॉइड करना है। जो हमारा एग्जैक्ट फॉर्मेट है हमें वही फॉलो करना है। ठीक है, अब इसमें हम निकालेंगे जीवीए एट एमपी, कितना आएगा, सेम ये फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब 490 माइनस 300, तो मेरा कितना हो गया ये 190 मेरा आ गया जीवीए एट एमपी। मुझे निकालना क्या है जीवीए एट एफसी। देखेंगे इधर वापस से अपन जीवीए एट एमपी से आपको जाना है जीवीए एट एफसी पे। ठीक है, एमपी से आपको किस पे जाना है, एफसी से, तो इसमें हम क्या करेंगे माइनस NIT, यही करेंगे।
NIT का अपन कैसे माइनस करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्या मेरे पास इनडायरेक्ट टैक्स है, नहीं है, 0, माइनस सब्सिडी कितना है, 40 है, तो ये मेरा कितना आ गया, -40। क्लियर स्टूडेंट्स। अब GVA एमपी मुझे गिवन है, इसमें से मैं क्या करूंगी, फॉर GVA एट FC 190 माइनस 40, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, 9 10 11 12 13 0 और 230 मेरा क्या हो गया, GVA एट FC। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, नाउ स्टूडेंट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। सब्सिडी गिवन है, सेल्स है, डिप्रिसिएशन है, एक्सपोर्ट्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट परचेज गिवन है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज गिवन है, एंड इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज गिवन। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, NVA एट FC, वही अपन बच्चों पहले निकालेंगे, GVA एट FC, GVA एट MP, सॉरी, कितना आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितनी है, 800 प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, कितना आएगा, -30 प्लस -30, तो ये मेरा हो जाएगा 770। ठीक है, ये मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। अब मेरा आता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा बच्चों, एक चीज और देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर मैंने एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं किया है। रीजन, यहाँ पे हमें डोमेस्टिक सेल्स नहीं गिवन था, हमें क्या गिवन है, ओनली सेल्स। ठीक है, नाउ अपन आते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में अपन बच्चों सिर्फ इंटरमीडिएट प्राइस ले लेंगे, दैट इज 500। हम इसमें परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मेरा GVA एट MP कितना हो गया, 770 माइनस 500, दैट इज 270। ठीक है, अब मुझे निकालना है NVA एट FC। NVA एट FC, इधर देखिए, NVA एट FC हमें निकालना है, और मेरे पास है क्या, GVA एट MP। ठीक है, ग्रॉस से नेट मुझे जाना है, तो मैं क्या करूंगी, माइनस डेप्रिसिएशन। MP से FC मुझे जाना है, तो मैं क्या करूंगी, माइनस NIT। मतलब इसमें से फिर मुझे डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा और NIT लेस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कितना गिवन है, 30, क्या आ गया, 240 माइनस NIT ओनली सब्सिडीज गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगी NIT को, तो हम कैसे करते हैं, IT माइनस सब्सिडी। IT है नहीं, सब्सिडी कितनी है, 40, तो ये कितना हो जाएगा, -40। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा +40, तो ये हो जाएगा 280। पता लग गया ना आपको, मैंने यहाँ पे +40 क्यों किया है, बिकॉज देखिए इस तरह से है, माइनस माइनस करना ही है, और ये -40 है, तो ये क्या हो जाएगा, एट, दैट इज 280। तो इट मीन्स NVA एट FC मेरा कितना हुआ, 280। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट बच्चों अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन क्या है, NVA एट FC, तो NVA एट FC प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस NIT एंड प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, NVA एट FC मेरा कितना है, 100 प्लस 75 प्लस IT माइनस सब्सिडीज, मतलब 20 माइनस 5 और प्लस डेप्रिसिएशन, तो ये मेरा हो जाएगा 175 प्लस 15 प्लस 10, तो ये हो गया 175 और 75 और 10 85 और ये, तो मेरा टोटल कितना हो गया अपना 200। ठीक है, तो ये मेरा हुआ वैल्यू ऑफ आउटपुट। नाउ कम टू नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स कम टू क्वेश्चन 6, दैट इज कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमें क्या क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस NVA एट FC माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, 200 माइनस 80 माइनस 20 एंड माइनस दिस 15 माइनस 5। ठीक है,
देन 200 माइनस 80 माइनस 20 माइनस 10, तो ये मेरा आ जाएगा बच्चों 80 90 20 90 और 20 100 100 प्लस 10 110, तो 200 माइनस 110, तो ये मेरा आ जाएगा 90। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन मेरा कितना आ गया, 90 आ गया। आई होप बच्चों ये दोनों चीजें आपको क्लियर हुई होगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट भी और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी।